नमस्कार दोस्तों। देखिए वही हुआ जिसकी आशंका थी। मैंने पहले जो 2 वीडियो पुडुचेरी के बारे में बनाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर अब कांग्रेस की सरकार बचनी बहुत मुश्किल है और राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे पूरे आसार हैं। और किरण बेदी जो वहाँ की उपराज्यपाल थी, चूँकि ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए वहाँ पर एलजी का पद होता है, उन्हें अंतिम समय में हटा दिया गया था जब केंद्र सरकार को ये लग रहा था कि अब यहाँ से नारायण स्वामी की सरकार बच नहीं सकती। और नारायण स्वामी की सरकार बहुत बुरी स्थिति में फंस चुकी थी, कांग्रेस और डीएमके की संयुक्त सरकार यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति थी, उस स्थिति में ये था कि जो 33 सदस्यीय विधानसभाएं हैं यहाँ की पुडुचेरी की, इसमें 30 सदस्य तो जनता द्वारा चुने जाते हैं और 3 नॉमिनेटेड होते हैं, और तीनों नॉमिनेटेड बीजेपी के हैं। जबकि जो जनता द्वारा चुने गए हैं उनमें कांग्रेस, डीएमके और दूसरे दलों के यहाँ पर विधायक थे। और ये डीएमके और कांग्रेस की सरकार थी जो 4 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर चल रही थी। और 4 साल से ही यहाँ पर केंद्र सरकार ने किरण बेदी को बनाया हुआ था एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और 4 साल से ही इन दोनों के बीच में तनातनी थी। खैर, आज बहुमत का परीक्षण का दिन आया तो नारायण स्वामी वॉकआउट कर गए सदन से। बाद में जो तेलंगाना की राज्यपाल यहाँ की कार्यवाहक एलजी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि नारायण स्वामी की सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और उन्हें बहुमत साबित करने का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने आज बहुमत साबित नहीं किया और इस्तीफ़ा देकर वो चले गए हैं। तो इस तरीके से एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार चली गई। फ़िलहाल स्थिति ये है कि वोटिंग होनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन नारायण स्वामी जानते थे कि वो वोटिंग में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके 2 और विधायकों ने रविवार को इस्तीफ़ा दे दिया था और वो केवल 11 की फिगर पर आ गए थे। तो उन्हें लग नहीं रहा था कि किसी भी तरीके से उनकी सरकार यहाँ पर बचेगी, और इसीलिए वो यहाँ से वॉकआउट कर गए। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे खिलाफ़ साजिश कर रही थी, किरण बेदी मेरे खिलाफ़ साजिश कर रही थी और मेरी सरकार को मुसीबत में डाले रखा और अंत में मेरी सरकार चली ही गई। बहरहाल, आप किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन हकीकत बात यह है कि नारायण स्वामी की सरकार यहाँ हमेशा एक बहुत ही बारीक बहुमत पर चल रही थी। उनके पास एक विधायक कम पड़ गया था जब उन्हें डीएमके का समर्थन लेकर सरकार बनानी पड़ी थी। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह उन्होंने 4 साल तक यहाँ पर सरकार चलाई। बहरहाल, अब सरकार गिर गई है और अब कांग्रेस का भी जो वजूद है वो बहुत सीमित हो गया है पूरे देश में। देखिए, अब केवल उनकी जो सरकारें अगर मैं बात करूं तो एक तो बचती है छत्तीसगढ़ में, और एक उनकी सरकार है जो गठबंधन सरकार चल रही है, आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चल रही है। और इसके अलावा जो उनकी एक सरकार चल रही है वो राजस्थान में चल रही है, जो कि पिछले साल कोविड के दौर में गिरते गिरते बची थी, जबकि सचिन पायलट बागी हो गए थे। तो अब हकीकत बात तो ये है कि पुडुचेरी की सरकार गिरने के बाद कई तरह के मजाक भी कांग्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही पुडुचेरी में राहुल गांधी एक सभा करने के लिए गए थे। आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बच्ची उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए मचल गई थी, काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था वो। और राहुल गांधी यहाँ बच्चों से भी मिले थे। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ना आते तो शायद यहाँ सरकार बच जाती। कुछ इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। हालांकि ये बातें केवल मजाक की बात है। और मैं आपको बताऊं कि जो सीन यहाँ पर पलटा है पुडुचेरी में, इस तरह के सीन बीजेपी पहले कई जगह पलट चुकी है और पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में इस तरह का सीन देखने को मिला है। मेघालय में ऐसा हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में प्रयास हुआ लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, राजस्थान में प्रयास किया गया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, और अब पुडुचेरी में लगभग 6-7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसी तरह का सिनेरियो बनकर आया है, जहाँ सरकारें गिरी हैं, सरकारें बदली हैं और जो वर्तमान में सत्ता में थे उनका पासा पलटा है। तो ये तो एक राजनीति का हिस्सा है। बहरहाल, सोशल मीडिया पर तो तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। राहुल गांधी का मजाक तो बनाया ही जा रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, उनका ट्वीट में देख रहा था
उन्होंने कहा है कि राहुल ने अपना जो मिडास टच है वो यहाँ भी दे दिया और उनके मिडास टच की वजह से ही कांग्रेस की सरकार यहाँ पर चली गई। बहरहाल ये सब मजाक की बातें हैं, सरकार जा चुकी है। वैसे भी यहाँ एक आध महीने के अंदर ही चुनाव होना है। 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, पुडुचेरी इज़ वन ऑफ देम, यहाँ पर भी चुनाव होने जा रहा है। लेकिन अब स्थिति दोस्तों सबसे दिलचस्प ये बन रही है, लोगों की क्यूरियोसिटी इसमें है कि किरण बेदी का क्या करने जा रही है केंद्र सरकार। किरण बेदी बीजेपी का सीएम फेस थी कभी दिल्ली में, लेकिन चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्हें पुडुचेरी की एलजी बनाया गया था, वो भी एक चौंकाने वाला डिसीजन था। लेकिन जो बीजेपी का थिंक टैंक है, बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, उनसे जब मेरी कुछ इस बारे में बात हुई, उन सभी लोगों की ओपिनियन ये थी कि किरण बेदी को अभी प्लान बी के लिए रखा गया है। और प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि अगले 5 साल के लिए उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी जाए। दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ हो नहीं पाया और अब आदेश गुप्ता यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अभी लग नहीं रहा है कि अगले 5 साल में कुछ बीजेपी दिल्ली में माहौल बना पाएगी। और मैं बीजेपी किरण बेदी जी का एक ट्वीट आज सुबह का देख रहा था, सोमवार की सुबह उन्होंने किया, दिल्ली का एक ट्वीट उन्होंने किया है। दिल्ली में बहुत जगह पर आपने देखा होगा बहुत सारे कबूतर एकत्र रहते हैं और उन कबूतरों का एक छोटा सा वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि मैं अपनी दिल्ली में वापस आ गई हूँ। और वो एक ओपिनियन ये भी बन रही है कि शायद किरण बेदी को पंजाब के लिए कुछ प्लान किया जाए। वो सिख परिवार से आती हैं, पंजाबी समुदाय को प्रभावित करने में सफल रहेंगी और पंजाब में बीजेपी के पास कोई ऐसा फेस नहीं है जिसे बीजेपी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। तो कुछ चर्चाएं मेरे पास इस तरह की भी आई हैं कि शायद किरण बेदी को पंजाब में, जहां की 2022 में चुनाव होने हैं, उसके लिए किसी तरह पाइपलाइन में रखा गया हो। लेकिन अभी ये सब दूर की बातें हैं। बहरहाल किरण बेदी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभी अखबार में किसी में छपा था, इंग्लिश के अखबार में। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे। जैसे उनसे सवाल किया गया कि आपने नारायण स्वामी को काम नहीं करने दिया और नारायण स्वामी ये लगातार आरोप लगाते रहे कि जो भी काम वो लेके जाते थे आप उसमें बाधा बनती थी। किरण बेदी का ये कहना था कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ एक्ट है 1963 का, उसका सेक्शन 44 ये कहता है कि अगर यूनियन टेरिटरीज़ की कोई भी सरकार, कोई भी कैबिनेट कोई फ़ैसला लेती है तो उसे एलजी को दिखाया जाना ज़रूरी है। और मैंने 95% जो निर्णय थे उनके सही ठहराए। 2-4-5% ऐसे निर्णय होंगे जो मैंने गलत ठहराए हैं या जिन्हें दोबारा सोचने के लिए मैंने वापस भेजा। तो इसमें गलत क्या किया? मेरा काम था कि मैं केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं या केंद्र सरकार पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरी के बारे में जो सोचती है उसके हिसाब से मैं काम करूं और मैंने उसके हिसाब से किया। उन्होंने ये कहा, एक डैम बनाने की समस्या वहाँ पर कोई आई थी, उस डैम बनाने की समस्या को लेकर भी नारायण स्वामी ने आरोप लगाया था कि किरण बेदी ने उनका काम रोका था। लेकिन किरण बेदी ने कहा कि उसकी बहुत सारी तकनीकी बातें थी और ये कहना गलत है कि मैंने बीजेपी की एजेंट की तरह काम किया। ये एकदम कोरा झूठा आरोप है कांग्रेस का और नारायण स्वामी का। और बहरहाल किरण बेदी ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया है। 72 साल की हैं वो और अब पता नहीं उनके बारे में क्या सोच रही है बीजेपी। लेकिन दोस्तों जो फ़िलहाल सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे 2 बेस्ट विकल्प उनके बारे में नज़र आते हैं। या तो पंजाब की राजनीति, हालांकि किरण बेदी ऐसी शख्सियत है कि वो मास लीडर नहीं है कि आप उन्हें मार्केट में भेजें या आप उन्हें मैदान में उतार दें और उनके नाम पर आपको वोट मिलने शुरू हो जाएं। लेकिन फिर भी एक अट्रैक्टिव फेस है और एक ईमानदार छवि है उनकी, और इस छवि को भुनाने का प्रयास अगर बीजेपी पंजाब में करेगी तो उसे निश्चित रूप से वहाँ पर लाभ हो सकता है। फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि किरण बेदी को अभी किसी प्लान बी के लिए रखा गया है और वो बी प्लान क्या है वो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फ़िलहाल तो अटकलें यही हैं कि उन्हें दिल्ली या पंजाब में ट्राई किया जा सकता है। किरण बेदी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है
बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।